बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई एसेट है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, फार्म हाउस है, या इसके अलावा जो भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, हाउस हैं, तो उसे हम एफबीआर में कहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए जो उन्होंने नया टैब बनाया है कैपिटल एसेट का, ठीक है, इसको हम फिल कैसे करेंगे। ऑलरेडी मैं लॉगिन एफबीआर में मैंने कर लिया है, ठीक है जी। और इस तरह हम पुराने फॉर्म पे आ जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म होगा कैपिटल एसेट, टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट में आए और वहाँ पर ऑप्शन होगा कैपिटल एसेट का, ठीक है जी। पहले कहाँ पे ऑप्शन होता था जी, पर्सनल एसेट में, ठीक है, वहां पर भी है लेकिन सेम एज इट इज। पर्सनल एसेट में जो भी डिटेल होगी वो आपने टैक्स चार्जेबल में आके कैपिटल एसेट में आना है और वहां पर फिल करना है एज इट इज। जितनी भी वैल्यू आपने वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर की होगी वो आपने कैपिटल एसेट में भी डिक्लेयर करनी है, ठीक है, ताकि जब आप कोई भी चीज जो आपने परचेज की है लेटर ऑन बेचेंगे, तो अगर आपके पास कैपिटल एसेट का फॉर्म ना हुआ तो आप पर 1% चार्जेस लगेंगे, जितनी भी उसकी डीसी वैल्यू होगी उस प्लॉट की या ज़मीन की या एग्रीकल्चर लैंड की, जो भी कैपिटल एसेट आपके पास होगा, ठीक है जी। तो जब भी आप एफबीआर की रिटर्न जमा करवाएं, कैपिटल एसेट का जो फॉर्म है वो लाजमी फिल करें अगर आपके पास किसी भी किस्म की ज़मीन है। जो वेल्थ स्टेटमेंट में आपने फिल की होगी पर्सनल एसेट में, एग्रीकल्चर या लैंड या एग्रीकल्चर लैंड या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जो भी आपने वहां पे फिल की हो वही सेम एज इट इज यहाँ पे फिल कर दें, ठीक है जी। तरीकेकार हम जानेंगे कि इसे हम कैसे फिल करते हैं जी। ये देखें, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस, यानी फार्म हाउस के अलावा जो भी आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है जिसपे आप जरिए अजनास उगाते हैं वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है जी। मेजरमेंट, मेजरमेंट में हमारे पास स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर फिट है, किनाल है, ठीक है, मरला है। यूजली किनाल में होती है ज़मीन क्योंकि ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होगी, ठीक है जी। 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल, जितने भी कनाल हैं आपके पास वो यहाँ पे लिख रहे हैं। एरिया, टोटल एरिया यानी कितने कनाल हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 5 एकड़ है, ठीक है जी, तो उसको अपनी फर्द पे देख ले कि वो किनाल कितनी है, ठीक है जी। यूजली 8 कनाल होते हैं, ठीक है जी, 1 एकड़ में 8 5 40, ठीक है, 40 हम लिख देते हैं, 40 कनाल है जी, ठीक है। यहां पर आपने क्या करना है, कंप्लीट एड्रेस लिखना है। एड्रेस वो लिखना है जो आपकी फर्द पर मौजूद हो, ठीक है जी। जरी जमीन की जो फर्द होती है, फर्द बराए रिकॉर्ड, वहां पर कंप्लीट एड्रेस दिया होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिख दें यहाँ पे, ठीक है जी। ये मैंने रफली लिख दिया है। यहाँ पे आपने लिखना है अपना कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे तहसील और जिला, ठीक है जी। तहसील आप सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिला और तहसील इकट्ठे आएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सिटी और डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखेंगे फॉर एग्जाम्पल बहावल नगर हरूनाबाद, ठीक है जी, बहावल नगर यजमान, बहावलपुर यजमान, ठीक है जी। इसी तरह बहावलपुर हासलपुर, तो हासलपुर क्या हुआ तहसील, बहावलपुर क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट। ये क्लिक करेंगे, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, हासलपुर तहसील होगी, ठीक है जी। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, वेदर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 7E, यानी 7E के तहत क्या ये टैक्स एग्जेम्प्ट है। जो एग्रीकल्चर जमीन है तो इसे कहें यस, और रीजन क्या बताएं कि यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर अजनास जो है वो उगाते हैं। ये देखें, सेल्फ ऑन एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरीड आउट बाय द पर्सन, ठीक है, क्लिक कर दें। तो इज दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, तो नो, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है। इसे हम कर देंगे सबमिट, तो ये हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड की डिटेल जो है वो सबमिट हो जाएगी,
ठीक है जी। ये आपने बड़े एहतियात से फॉर्म फिल करना है, इसको समझ के पढ़ के, ठीक है जी। ये एग्रीकल्चर लैंड के बारे में हो गया, ये आपने सिलेक्ट करना है अगर वहां पर आप जरी अजनास उगाते हैं, ठीक है जी। या जो भी आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है। फार्म हाउस है तो फार्म हाउस आपने सिलेक्ट करना है, उसकी डिटेल डालनी है, ठीक है जी। तो ये एग्जाम फॉर्म टैक्स नहीं होगा ऑफ कोर्स। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अच्छा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं मल्ला। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जहां आप रहते हैं, ठीक है जी, जिस घर में आप रहते हैं, जो घर आपके नाम है, आपके CNIC पर रजिस्टर्ड है, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मरला उसकी डिटेल लिखने, 2 मरले का है, 4 का है, 5 का है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस जो आपकी फर्द बराए रिकॉर्ड पर हो या रजिस्ट्री पर हो, ठीक है, एग्जैक्ट वही सेम एज इट इज। और यहाँ पे सेम तहसील और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। यहाँ पे है जी एग्जेम्प्ट, तो इसमें क्या होता है जी, जो एक घर है वो तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है जी। ये यहाँ पे लिखा होगा वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, ठीक है जी। तो जिस प्लॉट या जिस घर में आप रहते हैं वो अगर ज्यादा बड़ा है, ठीक, या उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो आप यहाँ पे कोई एक अपना घर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि सेल्फ ओन्ड है बाय द टैक्स पेयर, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये कंस्ट्रक्टेड होगा जिसमें आप रहते होंगे, तो कवर एरिया आप जितना यहाँ पे एरिया वहां यहाँ पे वहीं लिख दें, ठीक है। टोटल एरिया यहाँ पर भी वही लिख दें जो यहाँ पर है, ठीक है। और इसे कर दें सबमिट। तो ये हो गया एक घर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक से ज्यादा घर हैं तो वो फिर एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, ठीक है जी। अगर हम इसे सबमिट करते हैं, ठीक है, उसके बाद दोबारा इसे इंटर करेंगे दूसरा घर अपना, फॉर एग्जाम्पल 10 मरले का या 3 मरले का लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम दोबारा यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, तो ये सिस्टम हमें इंटर करने की इजाजत नहीं देगा, ठीक है जी। ये चीज होगी। अच्छा, इसमें तीसरा एक ऑप्शन है, यानी इसमें आप एक ही घर सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, ठीक है जी। दूसरा घर आपका नो एग्जेम्प्ट में आएगा और सिंपल आपने लिख देना है कि इज दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, यानी अगर कंस्ट्रक्शन उस पे हुई है, घर बना हुआ है उस प्लाट पे, तो यस कर दें। और यहाँ कवर एरिया लिख दें, फुल जितना एरिया यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दें, फॉर एग्जाम्पल 3 मरले है। तो अगर नहीं है, प्लाट ही है, तो नो कर दें और सबमिट कर दें, ठीक है जी। ये इसका तरीकेकार है। तीसरा इसमें एक ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल एग्जेम्प्ट करते हैं कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी है, ठीक है जी, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने जायदादें खरीदी हुई हैं पाकिस्तान में। तो वो क्या करेंगे, जिस भी साल में आपने प्रॉपर्टी लेनी है, जमीन लेनी है, या कोई भी कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट एग्रीकल्चर जमीन, वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट हैविंग स्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर मोर देन 183 डेज इन द टैक्स पेयर, वो इसे सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन को और सबमिट करते जाएंगे। नॉन रेजिडेंट वो एक से ज्यादा घर प्लाट वो एग्जेम्प्ट की ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है जी, अगर वो आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं और उन्होंने थ्रू रेमिटेंस वो प्लाट या जमीन खरीदी होगी, ठीक है जी। क्योंकि ऑफ कोर्स उसी का सबूत होगा तो FBI उसे ओके करेगा कि ये वाकई एग्जेम्प्ट है, ठीक है जी। तो ये चीजें आपने गलत नहीं लिखनी, जो स्टेटस होगा वही आप लिखेंगे, ठीक है जी। इसी तरह ये बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, वो आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा लैंड है, ठीक है जी। तो ज्यादा जो जरूरी थी चीजें वो मैंने यहाँ पे बता दी हैं। वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, यानी एक घर हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा जो ऑप्शन है वो है जी, अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है जी, तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरीड आउट बाय द पर्सन। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आप ATL में अपीयर होते हैं और दूसरे नंबर पे आप उस जमीन या उस प्लॉट पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई दुकान डाली हुई है उस जमीन पर
और वहां पर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लें, ये भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। ठीक है जी। इसी तरह आप यहां पर नीचे ऑप्शन देख लें, ये है जी सेल्फ ओन्ड बिजनेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन अपेयरिंग ऑन ATL। ठीक है जी। कैपिटल एसेट allotted to Shaheed are dependent of Shaheed belonging to Pakistan Air Armed Forces, यानी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो शहीद हैं या उनके जो डिपेंडेंट हैं, ठीक है जी, उन शहदा के, तो वो भी एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक है जी, इस एसेट से। इसी तरह हु डाई व्हील इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर फेडरल आर प्रोविजनल गवर्नमेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो आदमी प्रोविजनल गवर्नमेंट, फेडरल या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ड्यूटी के दौरान फौत हो जाते हैं, उनके डिपेंडेंट जो हैं उनका भी ये एसेट जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। जो भी जमीन प्लाट जो भी होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। इसी तरह लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए उस चीज का। कैपिटल एसेट allotted to a war wounded person while in service of Pakistan Armed Forces or federal or provisional government। ठीक है जी। इसी तरह ड्यूरिंग सर्विस इन 3 सेक्टर्स में अगर आप किसी भी तरह, ठीक है जी, वार का शिकार हो जाते हैं तो भी आपको इस टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह लिखा हुआ है जी एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर एक्स एम्प्लॉयज आर सर्विंग पर्सनल ऑफ फेडरल एंड provincial government belong being original allottees attach certificate of allotment authority। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्म फोर्सेस के, या एक्स एम्प्लॉयज हैं या सर्विंग पर्सनल हैं, ठीक है, इन अदारों के, तो भी आप टैक्स से एग्जेम्प्ट होंगे। आगे आगे जी एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स इज लीवेबल इज पेड देयर ऑन। इसका क्या मतलब, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक घर बनाया हुआ है, उस पे आप रेंट लेते हैं, ठीक है जी, तो जो रेंट अगर आप लेते हैं और रेंट आप डिक्लेयर भी करते हैं तो वो प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। आगे जी कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज बीन पेड। तो जो पहला साल होगा प्रॉपर्टी का वो भी एग्जेम्प्ट होगा। कैपिटल एसेट ऑन बाय गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट वाला तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। अगर किसी के पास गवर्नमेंट की यानी गवर्नमेंट खुद भी टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी। तो ये कोई अथॉरिटीज का लिखा हुआ है कैपिटल ऑन बाय लोकल अथॉरिटीज और डेवलपमेंट अथॉरिटीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये इन्होंने डिटेल अटैच करनी है तो वो भी टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 7E। पर्सन एक्सक्लूडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन ऑफ 3 ऑफ सेक्शन 7E। नॉन रेजिडेंट आ गया, नॉन रेजिडेंट हैविंग स्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान मोर देन 183 डेज इन टैक्स ईयर। ठीक है जी। इसी तरह हम नीचे चलते हैं जी, ये आखिरी ऑप्शन है। ठीक हो गए, आपको समझ आ गई। जो जरूरी हमारे पास है वो है सेल्फ ओन्ड, बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, और अगर आप पाकिस्तान आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं, शोहदा की फैमिली से हैं, तो वो, लेकिन आपको उसके लिए प्रूफ भी चाहिए, वो आपने अटैच कर देना साथ। ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी से रेंट लेते हैं और वो रेंट आप FBR में डिक्लेयर करते हैं और आपके पास प्रूफ है, तो आप वो सिलेक्ट करके एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर देते हैं। ठीक है जी। तो यूजुअली इसमें जो खाली प्लाट है वो आएंगे, उन पे टैक्स लगेगा। इसी तरह इसे आप सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा था वो वैल्यू आपने लिख देनी है। ठीक है जी। जमीन है, प्लाट है, कोई भी चीज है, और यहाँ पे आपने फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी है। वो फेयर मार्केट वैल्यू भी आपने, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ये हम अगली वीडियो में वैल्यूएशन एक्सेल। ठीक है। तो FBR की जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन टेबल दिया हुआ है, वहां से देख के हम किस तरह फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो
चेक करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए एक रफली डाटा फिल कर देता हूँ, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 कनाल है, एड्रेस आप कोई भी लिख दें, तहसील हम लिख देते हैं कोई भी जो भी होगी। देखते हैं जी। अटक लिख देते हैं जी, ठीक है, अटक। अच्छा जी, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है जी एग्जाम्प्ट है। क्यों है एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स? तो इसकी हम रीज़न लिख देंगे कि हम सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर इस पे करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन है, नो। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी एफ बी आर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इन एक्सेल, इसे हम चेक करेंगे। ये देखिए जी, एक्सेल में ये फॉर्म खुल जाएगा, वहां से हम ये जो ज़मीन है इसे हम चेक करेंगे, ठीक है जी, कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी बनती है। ये यहाँ पे हमारे पास जिला वाइज आ जाएगी डिटेल, ठीक है जी। टोबा टेक्सिंग, सखर, सियालकोट, इसी तरह शिखुपुरा, सरगोदा। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी होगी वो आपने ढूंढ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने अटक सेलेक्ट किया था, रफली मैंने वैसे सेलेक्ट कर लिया अटक, तो अटक को हम क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ से कर देंगे यस, तो ये हमारे पास टैब ओपन हो जाएगी नए वाली, ठीक है जी। ये देखें जी, अपडेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अटक। तो अटक जिले में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी गांव की, शहर की, उनकी सारी की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके उसे हम पढ़ते हैं कि उसे पढ़ना कैसे है, और वहां से जो वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम चलते हैं जी, यहां से इसे करते हैं सबमिट। ये देखें, ये होगी सबमिट। फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदी होगी 50 लाख की, ठीक है जी। ये जी आपने खरीद ली 50 लाख की एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है जी। अभी वो कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू डालें आज की, क्या वैल्यू कितनी है, और वो भी बल है वहां से देखनी है, ठीक है जी। तो इसे ओपन कर लेते हैं, जो हमने टैब ओपन की थी, 1 मिनट। ये देखें जी, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारे पास अटक आ गया सबसे पहले। ये देखें, ये ए से शुरू होगा सीरियल वाइज। तो आपका जो भी जिला होगा, तहसील होगी, टाउन होगा, रेवेन्यू सर्कल होगा, ठीक है जी, प्रॉपर्टी एरिया होगा वो, और क्लासिफिकेशन उसकी होगी, लोकेशन, खसरा नंबर, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ये आ गया यूनिट, यानी मरले में, किनाल में, जो भी होगा वो आपने देख लेना खुद। मैं आपको समझाने के लिए अटक से शुरू करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट है जी अटक, तहसील है जी अटक, टाउन है जी अटक, ठीक है। रेवेन्यू सर्कल अटक है। प्रॉपर्टी एरिया क्या है, ये आपने बड़ी अहम चीज है, प्रॉपर्टी का एरिया। ये देखें जी, ये आपने डिटेल पढ़ लेनी है इसमें से, ठीक है जी। ये उस प्रॉपर्टी का एरिया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, यानी वो ये इसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि ये एरिया जो है वो कमर्शियल है, ठीक है। ये इस रोड पे जो है, जिना पार्क अवे फ्रॉम रोड, ठीक है, डीसी हाउस एंड जिना पार्क अवे फ्रॉम रोड, कमर्शियल एरिया होगा, ऑफ रोड होगा। इस पर मरले की जो वैल्यू है वो आपने यहां से देख लेनी है, ठीक है जी। ये देखें जी, 22 लाख पर मरला वैल्यू है एफबीआर के मुताबिक। तो यही आपने इंटर करनी है वहां पे, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, यहां पर ये तो चले एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने आपको समझा, अगर आपकी कमर्शियल लैंड है तो जो कमर्शियल एंटर करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट उसकी डालेंगे कमर्शियल की, और यहाँ पे जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आप कैलकुलेट खुद करेंगे। ये एक मरले की वैल्यू है, तो जितने मरले आपके पास होंगे वो आप ज़रब दे लेंगे। फॉर एग्जांपल ये 22 लाख है, आपके पास 10 मरले हैं, तो 22 को 10 से ज़रब दे लें, और जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपने वहां पे लिख देनी है, ठीक है जी। इसी तरह ये देखिए जी, अटक अटक तहसील भी अटक, जिला भी अटक, टाउन भी अटक, रेवेन्यू सर्कल भी अटक है, ठीक है। और इसी तरह सेम लोकेशन है लेकिन ये रेजिडेंशियल है, ऑफ रोड है, तो इसका मरला कितने का, 9 लाख का, ठीक है क्या। 9 लाख का मरला होगा, तो ये आपने खुद ढूंढना है
कि आपका जो एरिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कमर्शियल में है, रेजिडेंशियल में है, ठीक है जी, उसकी लोकेशन ऑफ रोड है या ऑन रोड है, वो आप रजिस्ट्री पर देख सकते हैं, फुल डिटेल वहां पे मेंशन होती है, ठीक है जी। इसी तरह ये देख लें जी, कुछ रेजिडेंशियल एरिया है वहां पे ऑन रोड है, वो देखें उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, 50 लाख पे पहुंच गई है, ठीक है, इसी का 65 लाख पे पहुंच गई है, ऑन रोड कमर्शियल एरिया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एरिया के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है जी। ये देखें जी, ये आप देख लें ऑन रोड कमर्शियल है, ये रेजिडेंशियल है, ठीक है जी, ये ऑफ रोड है, ये ऑन रोड है, ये जहाँ से देख लेते हैं हम। और ये देखें जी, ये आ गया एग्रीकल्चर, ठीक हो गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अटक आपका जिला है, तहसील भी आपकी अटक है, सर्कलर भी आपका अटक है, और आगे ये जो दिया हुआ है इन्होंने रेवेन्यू सर्कल, ये भी टाउन और रेवेन्यू सर्कल भी अटक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्रीकल्चर लैंड आ गई है, वो एरिया कौन सा, बिस्मिल्ला कॉलोनी टू खटक कॉलोनी, यानी बिस्मिल्ला कॉलोनी टू खटक कॉलोनी जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है, और वो ऑफ रोड है, ऑफ रोड, तो उसकी वैल्यू पर मरला 55,000, ठीक है। तो 55,000 जितने भी मरले आपके पास होगी उसके आप जरब दे लें, और जो वैल्यू आएगी वो आपने एफबीआर में दर्ज करनी है फेयर मार्केट वैल्यू के तौर पे, ठीक है। तो आपको समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। ये आ गया एग्रीकल्चर ऑफ रोड, ठीक है। इसी तरह आपने खुद से सेलेक्ट करना है कि मेरी जमीन जो है वो कहाँ पे है, जो रजिस्ट्री पर वाक़या है, ठीक है। बिस्मिल्ला कॉलोनी टू खटक कॉलोनी रेजिडेंशियल, उसकी अलग वैल्यू है, एग्रीकल्चर अलग है, कमर्शियल अलग है, ठीक है। इसी तरह ये और एरिया हमारे पास आ गया जी, कैंट सदर बाजार अवे फ्रॉम रोड रेजिडेंशियल, ऑफ रोड मरला इसका 2,75,000 रुपये का, ठीक है। और जितने मरले आपके पास होंगे रेजिडेंशियल के तौर पे, वो आप यहाँ इसको जरब तकसीम जरब करके वो वहां पर दर्ज कर देंगे एफबीआर में, ठीक है जी। इसी तरह ये देखें जी, हमारे पास यहाँ से आपने खुद ही ढूंढ लेनी है। ये देखें, ये एग्रीकल्चर है, हमारी ऑफ रोड है, तो इसकी 70,000 पर मरला वैल्यू है एफबीआर की, तो वो आपने डालनी है यहाँ पे आके इस जगह, ठीक है जी। ये हमने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया है, तो जो एग्रीकल्चर की वैल्यू होगी वो हम जमा तकसीम सॉरी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है। यहाँ हमने सेलेक्ट किया था कि हमारे पास 40 किनाल है, तो आप 40 किनाल को, फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, 40 किनाल है, तो एक किनाल में कितने मरले होते हैं, 20 मरले होते हैं, ठीक है। 40 को 20 से जरब दे लें तो आपके पास 800 मरला आ जाएगा, तो 800 मरले में फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू 55,000 है, ठीक है। तो उसको हम 800 से जरब दे लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4,40,00,000, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये तो मैंने रफली आपको समझाने के लिए लिख दिया था, मुझे नहीं पता इस एरिया की कितनी कॉस्ट वैल्यू है, कितने की जमीन है वहां पे, ठीक है। लेकिन एफबीआर के टेबल के मुताबिक ये इतनी महंगी है, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स अगर एफबीआर की वैल्यू ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ कोर्स उससे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वो जितनी भी वैल्यू हमारे पास आएगी 4,40,00,000, ठीक है जी। लेकिन ये आपने देखना है इसी वैल्यूएशन टेबल से है, ठीक है जी, और उसकी वैल्यू जो है वो आपने खुद कैलकुलेट करनी है। फिलहाल इस पर कोई स्टे ऑर्डर वगैरह लगे हुए हैं, ये जो 7E का है फॉर्म कैपिटल एसेट, तो लेकिन आपने कैलकुलेट करके इसे सबमिट कर, जैसे आप कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E का टैक्स आ जाएगा आप। फॉर एग्जांपल मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन ये एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ये देखें ऑलरेडी लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट, ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसे हम फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि उस पर टैक्स कितना बनता है। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है हमारे पास ये वाली, फॉर एग्जांपल कनाल में सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 कनाल की है जी, ठीक है जी। यहाँ कोई भी एड्रेस डाल लें आप, तहसील वगैरह डाल लें यहाँ से, तो इसे कर देते हैं नो और इसे कर देते हैं यस, कवर्ड एरिया हम 3 कर लेते हैं और इसे कर देते हैं सबमिट, ठीक है जी।
तो फॉर एग्जाम्पल ये हमने ली है जी 5,50,00,000 हो गया हमारे पास। 5 करोड़ लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये इसकी वैल्यू अभी है जी 10 करोड़। इसे हम करते हैं कैलकुलेट। तो ये देखें जी, डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7 ही ये हमारे पास टैक्स आ जाएगा। ठीक, कितना टैक्स आ जाएगा जी? 50 लाख का। ठीक है जी, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख का हमें टैक्स आएगा इस पर। लेकिन ये देखें इसने क्या किया हुआ है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉट एग्जेम्प्टेड। ठीक है जी, यानी ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट नहीं है। लेकिन आपने एक प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट कर लेनी है, बाकी जो प्रॉपर्टी है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो आपको नॉट एग्जेम्प्ट की ही फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, वरना वो वहां पर एरर आ जाता है इस फॉर्म में। ठीक है जी, इसी तरह अगर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, या एनी अदर इमूवेबल कैपिटल एसेट आपके पास मौजूद है, तो वो आप यहाँ से ऐड करके उसकी कंप्लीट डिटेल लिख के वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह ये देखें फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं। चलिए जी, एक जो हमने जीरो है वो खत्म कर दिया है। देखते हैं इसकी कितनी हमारे पास टैक्स की वैल्यू आएगी। तो टैक्स हमारे पास नहीं आएगा। टैक्स हमारे पास कितनी वैल्यू पे आएगा? 2.5 करोड़ से जो ऊपर वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो जो वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर होगी उस वैल्यू पे टैक्स आएगा। ठीक है जी, ये देखें अभी कितनी वैल्यू थी? काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2.5 लाख करोड़। तो 1 करोड़ थी, तो 1 करोड़ पे टैक्स नहीं आया। 2 करोड़ करते हैं तो चेक कर लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हम इसे करते हैं 2 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2.5 लाख करोड़, 2 करोड़ कर दिया हमने। तो देखते हैं जी, फिर भी इस पे टैक्स नहीं आएगा। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम इसे 2.5 करोड़ करते हैं तो चेक कर लेते हैं जी इस पे टैक्स आएगा या नहीं आएगा। ये देखेंगे, ये आ गया जी। अभी हम इसे कहते हैं 3 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2.5 लाख करोड़, 3 करोड़ हो गया हमारे पास। और इसे कहते हैं हम कैलकुलेट। तो ये देखिए जी हमारे पास टैक्स जो है वो आ जाएगा। कितना आएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2.5 लाख, 15 लाख का टैक्स हमारे पास डीम्ड इनकम पे आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 2.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 2.5 करोड़ तक एग्जेम्प्ट है, आपको कोई भी टैक्स नहीं आएगा। 2.5 करोड़ से ऊपर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, अच्छा इसमें आपका सवाल होगा कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमारी ये जो है वो सपोज 5 लाख की है या 50 लाख की है, ठीक है जी, और हमारे पास एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो भी 5 लाख की है, हमारे पास एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है वो 4 लाख की है, तो जो प्रॉपर्टी ज्यादा होगी सिर्फ उसी पर लगेगा टैक्स, या ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो एफबीआर का सिस्टम कैलकुलेट करेगा टोटल वैल्यू पे लगाएगा? तो ये लगाएगा जी टोटल वैल्यू पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पांच पांच है। ठीक है, सबकी वैल्यू अगर मैं जमा करता हूं तो वो 2.5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो मुझे उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, इसमें यह नहीं है कि एक प्रॉपर्टी भी आपकी 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी 1-1 करोड़ की 10 प्रॉपर्टीज हैं तो सबको जमा करके जो वैल्यू आएगी उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये है जी टोटल वैल्यू। टोटल जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं उनको जमा करके अगर उनकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो आप पे टैक्स लगेगा, 2.5 करोड़ से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा।